Good morning जी, welcome to my chemistry classes. Write down the heading energy level diagram. Write down the heading energy level diagram of N2. Energy level diagram. Energy level diagram of N2 है ना। C2 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं और C2 के अंदर तो मैंने आपको बड़ी अच्छी बात बताई थी कि C2 के अंदर दो बॉन्ड बनते हैं और दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। अब N2 का स्टार्ट करना है। सेम है, जैसे आपने C2 का बनाया था वैसे ही आपने N2 का बनाना है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जो एनर्जी लेवल डायग्राम C2 के लिए था वही सेम एनर्जी लेवल डायग्राम N2 के लिए भी है। तो स्टार्ट कर लो फटाफट से बनाना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। 1s, ये दूसरा 1s नाइट्रोजन का, इन दोनों में मिक्सिंग होगी और क्या बनकर आ जाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। ठीक है जी, ये एक 1s का बना दिया। इसके बाद 2s का बना लेता हूं ऊपर। ये हो जाएगा सिग्मा 2s, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल और सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, थोड़ा इस हेडिंग को यहाँ से रब कर रहा हूँ, जगह चाहिए। अब इधर देखो, ये आपका था पाई 2px पाई 2py और यहाँ था आपका सिग्मा 2pz। यहाँ पे आपके p ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और इधर भी आपके p ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और इन दोनों से एग्जैक्टली सेम ऊपर बनाना है। ये पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार सेम ही है। जैसा आपने C2 में बनाया था वैसा ही तो है N2 के अंदर। जैसा आपने C2 में बनाया था वैसा ही N2 के अंदर है। ठीक है, ये एनर्जी और ये बेसिकली क्या है, यहां लिख देता हूं, एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी किसका, N2 का। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 + 7 14, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने 14 भरने हैं। एक मिनट, ये 2s है, ये 2s है, ये 2p और ये भी 2p। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन फिलिंग है और ये आपकी नाइट्रोजन एटम की 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, अब इधर देखो जरा, इधर देखो एक बारी। इसकी वजह से तो इफेक्ट कैंसिल सिखाया था ना मैंने भाई। ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। आई मीन बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा ही नहीं। दोनों में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, दोनों की टेंडेंसीज इक्वल है बट एक्टिंग इन द अपोजिट साइड्स, अपोजिट डायरेक्शंस, एक दूसरे के अपोजिट है दोनों की टेंडेंसीज। यहाँ पे नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इन अ सिमिलर वे इसकी वजह से भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जो बॉन्ड बनेगा किसकी वजह से बनेगा, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करना, 3 बॉन्ड आ गए, जिसमें से 2 बॉन्ड तो पाई की वजह से बन रहे हैं क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके पाई ऑर्बिटल्स में, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई ऑर्बिटल्स के अंदर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 बॉन्ड आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा में हैं तो 1 बॉन्ड सिग्मा होगा। आया समझ में, ठीक है ना। ये आपका क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल्स में है, पाई 2px और पाई 2py, तो 2 बॉन्ड आपके पाई होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा 2p सेट के अंदर है तो 1 बॉन्ड आपका सिग्मा होगा। ठीक है ना भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं।
बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने सीखा था हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 10 है ना, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। 2 2 4 कितना आ जाएगा? 6/2 दैट इज 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ चुका है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा होगा और बाकी 2 बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे? 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो गया। अच्छा, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पहले कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो इसकी, तभी तो बताओगे। N2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार। अब देखो उसको कैसे लिखेंगे? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये बराबर है ना एनर्जी दोनों की, दोनों को साथ लिखा। कितने इलेक्ट्रॉन है? दोनों के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर। इन अ सिमिलर वे सिग्मा 2pz2। आगे समझ में? ऐसे लिखते हैं। आई थिंक मुझे याद आया, कार्बन की हमने मिस कर दी थी, है ना। कार्बन की आप लिख लो। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे 6, C2 में कितने हो जाएंगे? 12। तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। यही लिख देता हूँ मैं कार्बन की। C2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 और 2 2 4 6 8 10 12, ठीक है। आया समझ में? अब आप मुझे बताओ N2 आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? देख के बताओ। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो और लास्ट ऑर्बिटल चेक करो। पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है? पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक। N2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है जी। आया समझ में? N2 पॉजिटिव निकालें एक बारी। N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया, यहां लिख देते हैं। N2 का हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, 3 आ गया, ठीक है। N2 प्लस निकाले। N2 प्लस का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है आपने। यहां से करोगे, यहां से करोगे, कहां से करोगे? इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर करोगे? एक लास्ट वाले से, ठीक है। तो एज इट इज इसको कॉपी कर दो, बस एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कर देना। सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz1, ठीक है। यही बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखूंगा। हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जो इलेक्ट्रॉन निकला बॉन्डिंग से ही निकला है। जो इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव करा है बॉन्डिंग से ही रिमूव करा है। तो बॉन्डिंग के पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10, अब कितने हो जाए? 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, ऐसा नहीं कि हर जगह आप काउंट ही करते फिरोगे। प्ले स्मार्टली इन योर एग्जाम, ठीक है। हाफ 9 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज आया ही नहीं। 9 - 4 इज 5, 5/2 इज 2.5। तो N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2.5, ठीक है। आया समझ में? N2 माइनस के बारे में बात करते हैं। N2 माइनस के बारे में बात करते हैं। N2 माइनस के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड होगा? यहां ऐड होगा, 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 इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें ही होगा। क्योंकि हमने प्रिंसिपल फॉलो करना है कौन सा? होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑफ बॉ तो यहाँ पे फॉलो कर ही रहे हैं हम। जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, उनमें आप इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे, तो आपको सबसे पहले ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो पहुँचाना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन डू पेयरिंग, उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो N2 माइनस के लिए लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अब देखो कैसे लिखेंगे, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, दोनों को लिखेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है और इलेक्ट्रॉन आपने यहां पहुंचाया है 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या बोला था, स्मार्टली आपने सॉल्व करने क्वेश्चंस को, फॉर्मूला सेम है तो दोबारा नहीं लिख रहा। बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन कहां गया, बॉन्डिंग में गया, एंटी बॉन्डिंग में गया, एंटी बॉन्डिंग में गया है, यानी कि इस नंबर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, इसमें आएगा। तो ना बेवकूफों की तरह कैलकुलेट करने मत लग जाना, टाइम वेस्ट करोगे अपना। थोड़ा ये सोचो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ है, बॉन्डिंग में गया है, एंटी बॉन्डिंग में गया है, बॉन्डिंग से निकाला है, एंटी बॉन्डिंग से निकाला है सॉरी, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डाला है यानी कि ये 5 हो गया। ठीक है, तो 10 - 5 अगेन 2.5 अगेन 2.5, तो N2 माइनस इज 2.5। आया समझ में? क्या आप इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो? अभी तक देखो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गया। फिर से एक केस हमने डिस्कस करा था पिछली क्लास के अंदर, H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बराबर था, हाफ हाफ। मैंने किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बताई थी, H2 प्लस की या H2 माइनस की? याद करो। अरे H2 प्लस और H2 माइनस के अंदर पूछ रहा हूं। H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई थी, H2 माइनस से कम बताई थी। रीजन क्या था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था। इधर भी सेम है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, N2 माइनस की स्टेबिलिटी कम, फिर N2 प्लस की ज्यादा, N2 की और ज्यादा। आया समझ में? जल्दी से करो। इसके बाद O2 देखना है, O2 में वेरिएशंस देखने हैं, F2 देखना है, F2 में हम कोई वेरिएशन नहीं देखेंगे। ठीक है, Ne2 आप होमवर्क में कर सकते हो क्योंकि उसमें बॉन्ड बनता नहीं है, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करेंगे। चैप्टर को आज खत्म करना है हमें। डन, क्लियर हो गए? नेक्स्ट एग्जांपल, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। अब O2 का आपने ड्रॉ करना है, तो पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। यहां लिख रहा हूं साइड में, आप देखते जाओ, पहले देख लो आप, पहले देख लो आप। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दी है, 1s2 2s2 2p4। तो इधर हो जाएगा 2p4, इधर हो जाएगा 2p4। ठीक है जी, ये सारे इलेक्ट्रॉन वापस खाली कर देता हूं ताकि समझा पाऊं वंस अगेन। हाँ ये देखो, ये नया कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर, ये पूरा ही रब कर दिया, पोजीशन रिवर्स कर जाती है। अब आपका ये दो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे, पाई 2px पाई 2py, और सिग्मा 2pz नीचे। ये आपने O2 में ध्यान रखना है, O2 में F2 में आपने ध्यान रखना है। F2 इसके बाद वाला ऑर्डर में तो करा रहा हूँ सारा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ऑर्डर में चला है सब कुछ। ये आपने बस ध्यान रखना है, ये आपने गलती कर दी क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कितने हो गए, 8 और 8 16। आपने 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑबा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हो ना? 10 11 12 13 14 15 16। ऊपर में कोई चेंज नहीं आता, बस इधर चेंज आता है बॉन्डिंग वाले में। ठीक है जी, ये अरेंजमेंट ध्यान रखनी है, बस काम हो जाएगा आपका। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो टाइम कंज्यूमिंग था वो हमारी थ्योरीज के अंदर कंज्यूमिंग था। थ्योरीज नहीं समझ में आती तो ये भी कुछ खास समझ नहीं आता आपको। एक होता है रटना, एक होता है समझाना। आप रटने से ज़्यादा समझाने में फोकस किया करो। चाहे बेशक मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका यही है, सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यही है कि आप लोग ना बोल बोल के रीड करो। अब बोलने का मतलब ये नहीं है चीख के बोल रहे हो, वो आप खुद आइडेंटिफाई करो कि मैं कितना बोलूँ मुझे याद हो जाए। जैसे जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं बोल के पढ़ता हूँ, मैं हल्का बोल रहा होता हूँ, हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। ठीक है, मन में मेरे से कभी हो ही नहीं पाता है, मैं बोल के पढ़ता हूँ, बहुत स्लोली पढ़ता हूँ, बोल के पढ़ता हूँ। तो बोल के पढ़ो, सजेशन है मेरा नंबर 1 पॉइंट। और
आफ्टर योर टीचर्स क्लासेस, आपकी टीचर्स की क्लासेस के बाद जो भी सब्जेक्ट क्लासेस है आप उसको रिवाइज करें इमीडिएटली घर जाकर, मतलब आफ्टर टेकिंग रेस्ट, रेस्ट करने के बाद ही। मैं ये नहीं कह रहा घर पहुँचते ही पढ़ो, घर जाओ अपना रेस्ट करो, 1 घंटा 1.5 घंटा, मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट इनफ होता है। उसके बाद आप लोग अपना पढ़ना शुरू करो, कवर कर लो जो पढ़ाया गया है। मैथ की क्लास हुई है, केमिस्ट्री की क्लास हुई है, फिजिक्स की क्लास हुई है, उसका आप उसी वक्त ही पढ़ लो, उसी दिन ही ख़त्म कर दो। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा रोज़। एग्ज़ाम के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम में बिल्कुल टेंशन नहीं होगी आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, ठीक है। वो जो 2 या 3 दिन का गैप मिलता है ना, वो रिवाइज करने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। और आप लोग उस 2 या 3 दिन के गैप के अंदर पढ़ रहे होते हो, ये आपकी गलती होती है। तो रोज़ डेली बेसिस का टाइम मैनेज करना सीखो। आप ये सोचोगे कि आप मैं 5 घंटा सोना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, तो गलत है। 5 घंटे सो लो, क्योंकि एंड में नींद नहीं खराब होगी आपकी मिड फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। एक तो टेंशन फ्री रहोगे आप लोग, रिवाइज़ करने की टेंशन रहेगी, और इतनी रिवाइज़ करो कि फाइनल पेपर में जब रिवीजन करने बैठो ना तो आपका मन ही नहीं ना करे, बोर हो जाओ। इतनी रिवीजन कर लो अभी में ही, ये टाइम आपके पास बहुत है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। अपने ना टाइम मैनेजमेंट को ठीक करो। जब मैं आपकी उम्र में था, जब मैं 12th क्लास के अंदर था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 9-9, 6-6 दिन की छुट्टियाँ पड़ती थी भाई। 9 दिन की छुट्टियाँ मैथ में पड़ी थी, ठीक है। केमिस्ट्री के दिन, केमिस्ट्री के में 6 दिन की छुट्टियाँ, इतना गैप होता था पेपर में मेरे उस टाइम के बता रहा हूँ मैं। और आप मानोगे नहीं, मैं मैथ के पेपर में क्रिकेट खेल रहा था। 3 दिन तो मैंने क्रिकेट खेला है, कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इतना आता था। और सेम फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर भी 6 दिन तो था ना, उसके अंदर मैंने आराम से अपना क्रिकेट खेला है। और रिवीजन करने बैठा ना, मैं इतना बोरियत फील कर रहा था, अरे यार आता तो है चल, आता तो है चल, आता तो है चल। मेरा दोस्त मेरे को बुला रहा है, मैं मेरे घर आ जा, मेरे घर स्टे बैक कर ले, रात को रुक जा, मुझे पढ़ा दियो। मैं उसके घर, अगले दिन बोर्ड का पेपर है, अगले दिन पेपर है केमिस्ट्री का, मैं उससे घर हुई एक रात पहले, और वो सो रहा है। मैं उसको पढ़ाने गया हूँ, मैं अकेला भी नहीं गया, मैं अपने दोस्त को साथ लेके गया था। थोड़ी देर पढ़ा है, कह रहा मैं उस रूम में रेस्ट कर आ रहा हूँ, वो सो ही गया, फिर हम भी सो गए। इतनी टेंशन फ्री था उस दिन मेरा पेपर, मेरे ऐसे गए हैं टेंशन फ्री। और आप लोग टेंशन में होते हो, दोस्तों से पूछ रहे होते हो, ये क्योंकि मैंने डेली बेसिस पे पढ़ाई करी थी और मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, बाय द वे, ठीक है ना। ये मुझे किसी ने नहीं बताया था, ये मैंने खुद एनालाइज करा था। जब मैं क्लासेस लेने जा रहा होता था तो रिवाइज करते हुए जाता था भाई। वो 30 मिनट का गैप, वो 15 मिनट का गैप क्लासेस तक, सेंटर तक पहुंचने के लिए 15-20 मिनट का जो गैप होता था ना, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करता था। डिफाइन मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी सुना ली, मोलैरिटी, ऐसे अपने आप से बात करते करते जाता था। और जब मैं कोई डेफिनेशन नहीं सुना पाता था ना, तब मुझे एहसास होता था इसे रिवाइज करना है। ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये मैंने खुद करा था। डेली बेसिस पे 1-1 घंटा पढ़ता था केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 2 तो मेरे रोज के थे। मैं सेल्फ स्टडी करता था, ठीक है। इंग्लिश मैंने एंड में पढ़ी थी, ईडी एक मेरे पास सब्जेक्ट था, वो स्कूल में ही कवर करके आ जाया करता था। स्कूल में अगर मेरे को 2 पीरियड फ्री मिलते थे ना, मैं 1 को यूटिलाइज करता था एंजॉय करने के लिए, 1 को पढ़ता था। 3 मिलते थे, 2 में पढ़ाई करता था, 1 में एंजॉय करता था। आई मीन रिसर्च कर ली, खा लिया। कभी कभार ऐसा भी होता था कि मैं रिसर्च के अंदर भी पढ़ाई कर रहा होता था। सब दोस्त मेरे खेल रहे होते थे ग्राउंड के अंदर, मैं रिसर्च में काम कर रहा होता था। स्पेशली ईडी, क्योंकि ईडी का मैंने टारगेट सेट कर रखा था कि मुझे ईडी का होमवर्क घर नहीं लेके जाना है एट एनी कॉस्ट। सर ने होमवर्क दिया है वही कंप्लीट करो। और मैं सर का फेवरेट स्टूडेंट भी था ईडी के अंदर। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। मैंने बायो, हमारे स्कूल में बायो और ईडी के बीच में चॉइस थी, तो मैंने ईडी को ऑप्ट करा था। तो ईडी मैंने कभी घर पे नहीं पढ़ी, कभी नहीं। और मैं अपने दोस्तों की शीट्स बनाता था अपना काम करने के बाद, उनके एज अ हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिखाता भी था, बना भी था। तो ये टाइम मैनेजमेंट मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपकी जो उम्र है अभी, वही उम्र मेरी उस वक्त थी। मुझे किसी ने टाइम मैनेजमेंट के लिए गाइड नहीं करा, मैंने खुद इसको अपने हिसाब से करा था। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ऐसे अपने आप को चैलेंज किया करो कि हम क्यों नहीं कर सकते। जब उसने कर लिया तो कुछ करने का दिमाग में आएगा। आप खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं यार उसके बस के, मेरे बस के तो है ही नहीं, तो छोड़ दो। फिर आप अपनी ग्रोथ को खुद खराब कर रहे हो। आप अपने पोटेंशियल को ना एनालाइज नहीं कर पा रहे, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, ठीक है जी। एनीवेज, O2 के बारे में बात चल रही थी।
ऑक्सीजन मैंने आपके सामने लिख दिया, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 की लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्डिंग में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, बॉन्डिंग में तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 6 हो गए। दिमाग लगाओ, मैंने काउंट नहीं करा है, मैंने N2 की हेल्प ले ली। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो 4 थे एंटी बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए, 6 हो गए। 6 3/2 सॉरी 4/2 4/2 2। ठीक है, कितने सिग्मा कितने पाई बता सकते हो? देखो आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से कैंसिल हो गए, पाई पाई वाले 2 इलेक्ट्रॉन पाई के बचे हैं, तो एक बॉन्ड पाई होगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा। ये रटना नहीं होता आपने, आप ये देखो प्योरली एक बॉन्ड तो सिग्मा ही है, ये तो मुझे नजर ही आ रहा है, ऐसे ही नजर आ रहा है। अब इधर देखो 4 पाई के ये रे बॉन्डिंग वाले, 2 पाई के ये रे एंटी बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए यहां पे। अरे यहां नीचे 4 है, ऊपर 2 है, 4 में से 2 तो चले ही गए, 2 बचे ना पाई के, तो पाई बॉन्ड बनेगा, एक आपका पाई बॉन्ड बन गया। लिखेंगे सॉरी एक पाई बॉन्ड बन गया, बोल तो सही रहा हूं ना, हो जाता है कभी कभी। ठीक है जी, अब O2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहां पे अरेंजमेंट बदल गई, यहां पे अरेंजमेंट बदल गई ना, तो इधर भी तो बदलनी पड़ेगी आपको। पहले किसको लिखोगे? सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आपने नहीं रब करना है, थोड़ा पास बना देते हैं इसको, ये बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बताता है आपको एनर्जी ऊपर बढ़ रही है। पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1, और दोनों एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लग गए। ठीक है जी, अगर मुझे ये O2 का बना दिया, C2 का तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि मिस कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अगर आपने O2 प्लस बनाना हो तो O2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, O2 प्लस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकालना है आपने, पाई 2px स्टार 1 इज इक्वल टू पाई 2py स्टार 0। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, दिमाग लगाना है, लिटरली काउंट करके अपना टाइम वेस्ट करोगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? एंटी बॉन्डिंग से, तो एंटी बॉन्डिंग वाला कम कर दो यहाँ से, है ना, 10 - 5 10 - 5 2.5 आ गया, है ना। थोड़ा दिमाग से चलोगे, टाइम काफ़ी बचेगा हमारा। हमारा मोटिव ही यही है कि पेपर के अंदर हमने क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करने हैं और टाइम भी सेव करना है। ठीक है, वो 3 घंटे का पेपर 3 घंटे का ही होता है। आप लोग उसको अपने हिसाब से बड़ा बना दे तो जज कर दे, तो सर ने तो लेंथी पेपर दिया था, 3.5 घंटे का पेपर था, मैम खुद नहीं कर सकती, ऐसी बातें आप लोग करते हो ना। O2- पर आ जाओ, अलग अलग बच्चे होते तो अलग अलग व्यूज़ आते। मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैम खुद नहीं कर सकेगी, 4 घंटे भी ले लेना, वो तब भी नहीं कर पाएंगे, इतना लेंथी पेपर दिया है। ये आप लोगों की जजमेंट होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग से चीज़ें चलो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, आपका पेपर खत्म भी होगा और आप गो थ्रू भी कर पाओगे वापस पेपर। O2- का लिखना है। O2- के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड करोगे? एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड करोगे। हाँ जी बोलो, क्या मिस्टेक हो गई? था वो, हाथ लग गया, मिट गया। ठीक है, अब आ जाओ O2-, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। O2- एंटी बॉन्डिंग में जाएगा इलेक्ट्रॉन, पाई 2px स्टार 2 इज इक्वल टू पाई 2py1 स्टार। ठीक है जी, तो एंटी बॉन्डिंग में आएगा इलेक्ट्रॉन, पहले कितना था नॉर्मली 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7,
भाई O2 में एंटी बॉन्डिंग 6 थे ना, एक इलेक्ट्रॉन आपने O2 में जो ऐड करा है 7 हो गया, तो किधर कितना आ जाएगा 3/2 1.5। अच्छा ये बताना O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? O2 पैरामैग्नेटिक है। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा गया था ना कि मैग्नेटिक नेचर बताओ O2 का, कि O2 पैरामैग्नेटिक है क्यों है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBD थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक, MOT से आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और सबके अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखो यहाँ पर, O2 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है 2, O2 प्लस का कितना है, और O2 माइनस का 1.5। अच्छा एक बारी O2 2 माइनस निकालना, O2 2 माइनस यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं O2 2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो लिख ही देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz2, पाई 2px बराबर पाई 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद आ जाएगा आपका पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 10 - 8 हो जाएगा, है ना, 2/2 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो O2 2 माइनस इज 1, ये मैंने क्यों करा मैं बताता हूं आपको। ये जो O2 2 माइनस है इसे हम बोलते हैं परऑक्साइड, इस आयन को बोलते हैं परऑक्साइड आयन, इसे बोलते हैं O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। और एक आपका O2 माइनस होता है जो यहाँ इसका यूज ही नहीं आया यहाँ पे, इसे बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है। अब इन्हें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक चीज ध्यान रखना, पेपर में अगर आप लोगों से पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपने पहले वो लिखना है जिसकी स्टेबिलिटी कम है, छोटे से बड़ा जाना है, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में तो पक्के पक्के आपके नंबर कट जाएंगे। इंक्रीजिंग पूछा जाएगा, आप डिक्रीजिंग लिख कर आओगे तो कहाँ से सही आंसर है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी मैं लिख रहा हूं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका छोटा है, O2 माइनस, O2 2 माइनस की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर O2 माइनस की ज़्यादा, फिर O2 की ज़्यादा, और फिर O2 प्लस की ज़्यादा, है ना भाई। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब आप सोचो, आप ये कह रहे हो कि सर मैंने क्या करा, इसको उल्टा लिख दिया, मतलब मैं आप कभी कभार क्या लिख कर आते हो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, O2 प्लस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 प्लस। पूछा गया ये लिख कर आया, अब ये तो गलत है आपका आंसर, क्योंकि ये जो ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है ये डिक्रीजिंग है, बड़े से छोटा। आपने वो स्पीशीज पहले लिखी है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो स्पीशीज आखिरी में लिखी है जिसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ऑर्डर तो ठीक है, बट दिस इज नॉट द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपसे पूछा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आपने पेपर में ध्यान रखना है, आपके सीधा नंबर कट हो जाएंगे। चाहे ऐसे क्वेश्चन हो, किसी भी एक जर्नल मैंने आपको पॉइंट बताया, जहाँ इंक्रीजिंग पूछा जाए वहाँ इंक्रीजिंग लिखना है, जहाँ डिक्रीजिंग पूछा जाए वहाँ डिक्रीजिंग लिखना है। ये कॉपी हो गया, करो कॉपी जल्दी से। इसके बाद F2 करना है। नेक्स्ट इज एंड F2, सॉरी नेक्स्ट इज F2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 1s2 2s2 2p5। F2 का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी देखते हैं इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है।
5 इलेक्ट्रॉन है तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। आई मीन पी में 5 थे, ठीक है। टोटल कितने होगा? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग में बड़े इलेक्ट्रॉन तो एंटी बॉन्डिंग में ही बड़े हैं। 8 हो गए ना, यहां हो गए 2, इधर हो गया आपका 1। एक ही बॉन्ड बनता है वो भी सिग्मा, एक ही बॉन्ड बनता है वो भी सिग्मा, एक ही बॉन्ड बनता है वो भी सिग्मा, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, F2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपकी तो ये आएगी, सामने ही लिखी हुई ऑलरेडी। ठीक है, सामने ही मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है। जो O2 2- थी वो F2 की तो है ना। आप चेक करोगे तो सेम ही मिलेगी। नेचर बताना, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है। लो F2 भी खत्म हो गया। एडवांटेज ऑफ व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छा टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। एसोसिएशन, डिसोसिएशन और प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट कर जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से, वो सब डिटेल में पढ़ना है। बट हमें केमिकल बॉन्डिंग में एज पर दी CBSE बहुत छोटा सा ही पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टार्ट करूं? Write down the last heading of this chapter, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। लिखो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन 1130, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ब्रैकेट में लिख लेना FON, जिसको अगर आप रीड करो फोन, है ना। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फोन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी के बीच में बनानी है। हाइड्रोजन फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, नहीं बनेगी, ठीक है ना। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड these electronegative elements is known as hydrogen bonding। तो लिख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक से लिखना, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर और नीचे इंट्रा है, ठीक है ना। इंटर और नीचे इंट्रा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें अब हेडिंग डाल लो, पहली वाली हेडिंग डालो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें लिखो द बॉन्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन
द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वाटर ले लो आप, देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बस समझाने के पर्पज से भी बता रहा हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल लो वाटर का, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ठीक है। ये लो जी, बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला था? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल लो। इन एग्जाम्पल से बस मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यह समझा रहा हूं मैं। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना। तो एग्जांपल ये रहा, वाटर का एग्जांपल आपके सामने रखा है। देखो ये बस एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रही है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जब बनती है तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये आपको बना के दिखा दिया। आगे भी ये वाटर मॉलिक्यूल होगा, उधर ही बनेगी। ठीक है। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। ठीक है, चार्ज सेपरेशन ऐसा ही होगा। दूसरा ले लो HF, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये लो। ठीक है ना। और आपको बता ही दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट हेड डालो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रा, नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आप लिखो द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, अगर इंटर आ जाए तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात हो रही है, इंट्रा आ जाए विद इन द मॉलिक्यूल बात हो रही है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के अंदर की ही बात हो रही है। आई रिपीट, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पहले कुछ सिखाता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। इसे क्या बोलते हैं? ये तो पता होगा क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं इसे। बस ठीक है, इतना ही बता दो बस। ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर अगर आप कोई ग्रुप लगा दोगे, OH लगाया मैंने, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो जाती है। ठीक है, तो कितनी ऑर्थो है? ऑर्थो को O से दिखाते हैं। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन मेटा हो जाती है। पहले भी कभी बताया है क्या? अच्छा बताया है, चलो दोबारा सुन लो। M, और इस वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो कितनी ऑर्थो है, कितनी मेटा है और कितने पैरा है? पैरा एक ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से फिनॉल, इसे फिनॉल कहते हैं, ये नहीं बताया होगा, ये भी बताया है, इसे फिनॉल कहते हैं। ठीक है, मैंने ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगाया है, नाइट्रो ये वाला ग्रुप लगाया है, NO2, इसे नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना भाई एक बारी से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका, इसको और अच्छे से बनाते हैं। OH को ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम? बेंट होता है ना, अरे एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है, एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है,
आप इसे वाटर मानो 2 मिनट के लिए, ये लो वाटर कर लो, वाटर में से आपने H हटाया, ये रिंग लगा दी बड़ी सी, तो सेम ही तो जियोमेट्री तो सेम ही रहेगी ना, sp3 विद 2 लोन पेयर। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, सही है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मैंने कहा भाई क्या फूक कर आए हो तुम लोग, ये सामने लिखा हुआ है 4 3.5 3, मैं भी घबरा जाता हूँ भाई, ऐसे में बोला करो, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है ना। रिंग एक पहले से एक रिंग थी, एक और रिंग क्रिएट हो गई ना। रिंग के एटम्स को काउंट करना 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन का होना जरूरी होता है। लिखो पहले तो ये, इसका नाम देखो, इसका नाम देखो, ऑर्थो पे नाइट्रो लगा हुआ था, और ये जो बनाया था मैंने नाइट्रो कहाँ लगाया था? फिनॉल के अंदर लगाया था ना। अरे ऑर्थो पोजीशन पे जो मैंने नाइट्रो लगाया है वो फिनॉल पे लगाया था ना, फिनॉल से डिराइव करा ना, तो इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। पेरेंट का नाम तो आएगा ही जहां से डिराइव हुआ है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन का होना जरूरी होता है। तो पहले तो एग्जांपल उतारो, एक लाइन लिख लो आप, ये एग्जांपल आपने उतारना है। एक लाइन लिखो, फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग there must be a formation of 6 membered ring. For intramolecular hydrogen bonding there is a formation of 6 membered ring, sorry there must be a formation of 6 membered ring, ठीक है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, खत्म होने वाला है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।